इस बार बीएसपी जरूर अपना प्रेजेंस बताएगी और वो बीएसपी नहीं है जिसको 1000-2000 हमेशा वोट आती थी। इस बार हम सीट जीत लेंगे। केसीआर को डरा दिया है आपने। केसीआर नहीं, तेलंगाना केसीआर के ऊपर जीत गया। तो जब ऑफिस तोड़ा गया था तो आप काफ़ी सेंटिमेंट हुए थे कि हमारे ऑफिस को तोड़ दिया गया है ना, हम इसका जवाब देंगे। जरूर जवाब। क्या जवाब होगा प्रवीण कुमार जी जरूर का? ये जवाब देंगे हम वही इलेक्शंस में जीत के जहां केसीआर बैठ रहा है उसी जगह को हम ऑक्युपाई कर लेंगे। देश के हर हिस्से में लोग नीले झंडे हाथी निशान को पहचानते हैं। उस नीले झंडे हाथी निशान के साथ जब आरएस प्रवीण के वो कंधे पे वो झंडा आ गया तेलंगाना में, तो कितना फर्क पड़ा उससे? जो 1975 में जो कांग्रेस ने किया है आज बीजेपी कर रही है। मगर ये लोग कभी दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसका लूट मार होता है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ में कल हम जेएनयू गए थे, सब बच्चे रो रहे हैं। उसके बारे में ना कांग्रेस बात करती है ना बीजेपी बात करती है। उसका स्कॉलरशिप नहीं आती है, उसका फॉरेन कंट्री जाने के लिए स्कॉलरशिप नहीं आती है, और उसका खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिलता है, और पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं मिलता है लोगों के, गरीब लोगों का। तो फिर कैसे होगा? उसके बारे में क्यों कांग्रेस बात नहीं करती? उसके बारे में क्यों आवाज़ उठाने नहीं देते? तो असली मुद्दों के ऊपर जो गरीबी, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे में ये देश के कम से कम 70% समाज मतलब सफ़र हो रही है, तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी वो मारामारी में अब लोगों को ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप राहुल गांधी की तरफ है या नरेंद्र मोदी की तरफ है। जरूर। कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं आप और कितने दिन चले, कितने हजार किलोमीटर चले? 204 दिन, 26,000 किलोमीटर और 1500 विलेजेस, 1500 गांव में किया। मेरा टारगेट है 5000 गांव। जय भीम, मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। आकाश आनंद की शादी थी 26 मार्च को और इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग शिरकत करने के लिए आए थे। आरएस प्रवीण सर भी आए थे आकाश आनंद की शादी में। सर कैसी रही शादी? बहुत बढ़िया रही। तो बहुत सारे लोग आ गए, पूरा देश आ गई। पूरा देश तो पूरा एक राज्य भी नहीं छोड़ा। तो सब राज्यों से बसपा के कार्यकर्ता और बहन जी का श्रेयोभिलाषी और काफ़ी सारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी या बहुजन राज्य को चाहता है वो सब लोग आ गए। बहुत अच्छा लगा कल। तो आरएस प्रवीण सर के बारे में आप तमाम लोग जानते होंगे। आईपीएस से इन्होंने नौकरी छोड़ी, सोशल वेलफेयर स्कूल में लंबे समय तक रहे और उसका काया पलट कर दिया। फिर बीएसपी ज्वाइन किया उन्होंने और अभी तेलंगाना को हेड कर रहे हैं बीएसपी के। सर, आकाश आनंद की शादी में आए थे तो एक सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ पूछते हैं। आकाश आनंद में आप कितनी संभावनाएं देख रहे हैं? नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और कई बार आप उनके साथ मंच भी साझा कर चुके हैं आप लोग। आकाश आनंद जी बहुत इंटेलेक्चुअल है और मेहनती भी है और यंग भी है और युवाओं का एक होप है। तो और हर पार्टी में ऐसे लीडर होना चाहिए। और बहन जी का और हमारा काफ़ी ये वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी है उसको, और वो भी जानना चाहता है, वो ही इज़ गुड एट लर्निंग। तो आने वाले दिनों में एक अच्छा लीडर निकलेगा उससे। तेलंगाना की राजनीति में जब से आप उतरे हैं एक हलचल सी मची है। अभी जो तेलंगाना पीसीएस का मसला था, आपने हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया था। तेलंगाना की राजनीति को कैसे देख रहे हैं आप? अभी जब से आप आए हैं वहाँ बीएसपी के लिए लगातार आप बहुजन राज्याधिकार यात्रा कर रहे हैं। 300 दिनों की यात्रा है ये। अभी कितने दिन कंप्लीट हुए? 204 दिन कंप्लीट हो गए तेलंगाना में न केवल तेलंगाना में, ये बल्कि दक्षिण भारत में। पिछले माननीय श्री कांशीराम जी का डेथ के बाद तो इतना ज़्यादा प्रयास, इतना डीप अंदर तक, गांव के अंदर तक जाके अपना विचारधारा को लोगों को बताना और वोट का वैल्यू को बताना, वो सब चीज़ों के बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन हमने तेलंगाना में
बहन जी का परमिशन लेके हमने तेलंगाना में यात्रा उद्घाटन किया। तो पिछले 204 दिन से चल रही यात्रा, बहुत अच्छा अफेक्शन मिला लोगों का, और लोगों ने बहुत हज़ारों लोग, लाखों लोग जुड़ गए मूवमेंट से। तो आने वाले दिनों में ज़रूर हमको अच्छा रिजल्ट आने वाला है। चुनाव है तेलंगाना में, अगले साल चुनाव है, नहीं इसी साल यही हाँ, 2023 में चुनाव है। आप लगातार सक्रिय हैं, वहाँ पे बीएसपी की क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप? अपनी जितनी कोशिश की, तमाम गाँव में घूम रहे लोगों के बीच में। बहुत अच्छा सवाल है। इस बार बीएसपी ज़रूर अपना प्रेजेंस बताएगी, और वो बीएसपी नहीं है जिसको 1000-2000 हमेशा वोट आती थी। इस बार हम सीट जीत लेंगे। तो क्योंकि ये मूवमेंट को देख के, ये प्रस्थान को देख के, ये लोग ये राज्याधिकार यात्रा को देख के, हमारा मेहनत को देख के लोग बहुत प्रभावित हो गए। और आप देखिए, आप इससे पहले आपका पहला सवाल था कि पीसीएस का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो गया। बीजेपी और कांग्रेस उस जिस दिखावत के लिए वो थोड़ा संघर्ष भी नहीं, स्टेटमेंट दिया, पेपर स्टेटमेंट दिया, मगर बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है कि उसका अंदर कैसे 30 लाख बेरोजगार लोगों का ऊपर अन्याय हो गया, वो मुद्दा को लेके मैं फास्ट अनटू डेथ निराहार दीक्षा कर दिया। तो उससे आमरण दीक्षा, तो फास्ट अनटू डेथ, तो उससे पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया, हजारों बीएसपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, हमारा ऑफिस को तोड़ दिए, मेरे को वहाँ से लेके फिर घर में डाल दिए। फिर घर में भी मैं वो दीक्षा को कंटिन्यू किया। उसके बाद सरकार फिर नीचे उतर के वो पीसीएस एग्ज़ाम को रद्द कर दिया। केसीआर को डरा दिया है आपने? केसीआर नहीं, तेलंगाना केसीआर के ऊपर जीत गया, तो केसीआर हार गए तेलंगाना के सामने। आपने एक स्टेटमेंट लिखा था, मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ आपको, तो जब ऑफिस तोड़ा गया था तो आप काफ़ी सेंटिमेंट हुए थे कि हमारे ऑफिस को तोड़ दिया गया है ना, हम इसका जवाब देंगे। जरूर जवाब। क्या जवाब होगा प्रवीण कुमार जी जरूर का? ये जवाब देंगे हम वही इलेक्शंस में जीत के, जहाँ केसीआर बैठ रहा है उसी जगह को हम ऑक्युपाई कर लेंगे, संविधानिक रूप से ऑक्युपाई कर लेंगे, संविधानिक मार्ग से ऑक्युपाई कर लेंगे, वोट के द्वारा हम ऑक्युपाई कर लेंगे। जो रास्ता माननीय श्री कांशीराम जी ने बताया, जो रास्ता बहन जी बताई 4 बार, वोट से लेंगे सीएमपीएम, जरूर आज नहीं तो कल जरूर लेंगे। ये केसीआर सोच रहा है तो ये लोगों को भी कैसे भी करके परचेज कर लेंगे। ये लोगों को भी थोड़ा मतलब ये सोच रहे हैं कि बिकने वाली समाज को बहुत सारे लोग है, तो इस तरह की भी कोशिशें हो रही हैं। अरे बहुत, केसीआर का तो स्ट्रेंथ वही है, केसीआर का मजबूत वही है कि उसके पास पैसा। सारी पार्टियों का स्ट्रेंथ यही है। हाँ, सारी पार्टी का स्ट्रेंथ यही है, मगर बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी है, वो बिकने वाली पार्टी नहीं है। सर, मान्यवर कांशीराम जी ने, बहन जी ने संघर्ष किया पूरे देश भर में, और देश के हर हिस्से में लोग नीले झंडे, हाथी निशान को पहचानते हैं। उस नीले झंडे, हाथी निशान के साथ जब आरएस प्रवीण के वो कंधे पे वो झंडा आ गया तेलंगाना में, तो कितना फ़र्क पड़ा उसका? बहुत फ़र्क पड़ा, क्योंकि आरएस प्रवीण इससे पहले आप भी देखे खुद का आंखों से, इससे पहले आरएस प्रवीण ने 10 साल गरीब बच्चों का, चाहे वो ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो और माइनॉरिटी हो, वो 10 लाख बच्चों का पढ़ाई किया, खुद का बच्चों को खो के, मतलब हमारा बच्चों का पढ़ाई को मैं नेगलेक्ट करके, ये बच्चे मेरा बच्चे होके करके, तो मैंने 10 लाख बच्चों का पढ़ाई किया। और वो बच्चा आज इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, पायलट्स है, नेवी कैप्टन्स है, आर्मी में फाइटर जेट पायलट्स है, वो सब तेलंगाना के समाज देखती है। तो वो बच्चों का फैमिलीज और उसका जो अच्छा चाहता है ऐसा डेवलपमेंट, वो सब लोग मेरे से जुड़ गए, और उसके साथ बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा और बहन जी का त्याग, जो बहन जी का कुर्बानी जो है, वो सब जुड़ गए। तो उसके वजह से हमारा स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गया। मतलब जो स्वेरो एक बनाया आपने, तो स्वेरो के होने से वो सारे लोग आपके, मतलब आपको मदद मिली? यस, स्वेरो न केवल स्वेरो स्टूडेंट्स, यस, उसका फैमिलीज, उसका वेल विशर जितने भी नेटवर्क्स है, वो पूरा अभी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। सर, देश की राजनीति की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, कांग्रेस की राजनीति हो, अभी जो तत्काल में चीज़ें चल रही हैं, राहुल गांधी को बर्खास्त किया गया, इन देश की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं, बीजेपी की राजनीति? देखिए, ये बीजेपी और कांग्रेस सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, दोनों के दिल में एक ही विचारधारा है। जब 1975 में जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू करके लोगों को सताया,
आज 2014 से नरेंद्र मोदी और बीजेपी लोगों को ऐसी इमरजेंसी करके नहीं बोला, लेकिन वही इमरजेंसी चल रही है, इमरजेंसी अनरिटन इमरजेंसी चल रहा है। वो उसमें आपको देखने के लिए कुछ नहीं दिखती है, लेकिन इमरजेंसी हो रहा है। तो आज जो 1975 में जो कांग्रेस ने किया है, आज बीजेपी कर रही है। मगर ये लोग कभी दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर जो अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसका लूट मार होता है, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। उसके बारे में यूनिवर्सिटीज़ में कल हम JNU गए थे, सब बच्चे रो रहे हैं। उसके बारे में ना कांग्रेस बात करती है, ना बीजेपी बात करती है। उसका स्कॉलरशिप नहीं आती है, उसका फॉरेन कंट्री जाने के लिए स्कॉलरशिप नहीं आती है, और उसका खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिलता है, और पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं मिलता है लोगों के, गरीब लोगों का। तो फिर कैसे होगा? उसके बारे में क्यों कांग्रेस बात नहीं करती? उसके बारे में क्यों आवाज़ उठाने नहीं देते? तो असली मुद्दों के ऊपर, जो गरीबी, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे में ये देश के कम से कम 70% समाज मतलब सफ़र हो रही है, तो उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, वो मारामारी में अब लोगों को ये सवाल पूछा जा रहा है कि आप राहुल गांधी की तरफ है या नरेंद्र मोदी की तरफ है। हम कोई तीसरी बात ही नहीं। हाँ, तीसरी बात ही नहीं थी। हम बहुजन समाज पार्टी ये तीसरी मुद्दा उठा रहे हैं कि गरीब लोगों के बारे में बात करो, ये बेरोजगारी के बारे में बात करो, बच्चों के पढ़ाई के बारे में बात करो। स्टेटमेंट दिया था तो बहन जी ने ये स्टेटमेंट दिया, वो बहुत दुरुस्त स्टेटमेंट है, वो सच है कि हमारे बारे में कोई मत करता। अरे हथरास में जो अत्याचार हो गया और मर्डर हो गया, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते? आप लोग कभी बात करें कोई? तो और उसके बाद में उसका कन्विक्शन, आधा कन्विक्शन होगा, कोई रिहा भी कर दिया, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर जगह राजस्थान में अत्याचार होता है, मध्य प्रदेश में वो लाश को जलाने के लिए भी जगह भी नहीं मिलता 21st सेंचुरी में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सर, आपका एक लाइफ स्ट्रगल जो रहा है और जिस तरीके से आपका काम लोगों के सामने आया जब आप वेलफेयर स्कूल में सेक्रेटरी थे, तमाम एक लोगों की कनेक्टिविटी हुई देश भर में, लोगों के बीच में आर एस प्रवीण काफ़ी पॉपुलर हैं और लगातार लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। बहुजन राजनीति की जब बात होती है, दलित राजनीति की बात कर लें, आप भी जॉब छोड़ के राजनीति में आए क्योंकि आपको भी लगा कि शायद यहाँ से ही चेंज किया जा सकता है, मास चेंज किया जा सकता है। मानवर कांसीराम भी यही कहते थे, बहन जी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। क्या चुनौतियाँ हैं अभी बहुजन आंदोलन के सामने? क्या मिसिंग है जो होना चाहिए? क्योंकि अभी अगर देखें तो कांग्रेस की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, बहुजन राजनीति बहुत अपने तक पीछे चली गई है, कमज़ोर है अपने वक्त में। अभी तक जब से बहुजन राजनीति, दलित राजनीति शुरू हुई है, तब से काफ़ी कमज़ोर स्थिति में। देखिए, विचारधारा तो एकदम मजबूत है, और मजबूत पॉलिटिकल विचारधारा मजबूत है, मजबूत रहेगा। और हमारा सामने एक जिंदा रेफरेंस भी है कि बहन जी का सरकार 1995 से लेके 2012 तक जो सरकार हुई है 4 बार, उस सरकार के समय में उसके जरिए कितने भी अच्छे काम हो गए, उसका एक रेफरेंस भी है। बहुजन राज का एक नमूना लोगों के सामने खड़ा रखा है बहन जी ने। लेकिन इसको लोगों के पास कई राज्यों में ये जो अच्छे काम हुआ है उस सरकार में, वो कामों को लोगों के पास लेके जाना है। एक ख्वाब जो है बहुजन राज के, एक ख्वाब जहाँ मैं जो बोला, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसका बारे में जो बहुजन राजनीति में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ों को लोगों के बारे में, लोगों के पास लेके जाना है। उसके लिए हर राज्य में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी दिन रात काम करने का बहुत ज़रूरत है। बहुजन राज्य अधिकार यात्रा जी है ना, ये नाम क्यों? बहुजन राज्याधिकार यात्रा, क्योंकि बहुजन समाज में लोगों अभी भी, हमारा तेलंगाना के स्टेट के बारे में बता रहा हूँ मैं, लोग अभी भी बहुजन समाज में हम शामिल है, और हमारा ऊपर इतना अत्याचार हो गया, अन्याय हो गया, हमको लूट लिया है, हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, मौका भी नहीं दे रहा है वो सत्ता में बैठने के लिए। लेकिन हम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में, आबादी में हम 80%, 85% है, लेकिन हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, लिख देखे हम नंबर्स में हम 85% है, 85% है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के बात आती है तो 15% से ज़्यादा नहीं है। तो पूरे प्रॉस्पेरिटी, दौलत, जो अमीरी दौलत, वो सब उसके पास है जिसका परसेंटेज जिस 15 है। और गरीबी जो मांगना, हमेशा मांगना, गरीबी, वो पूरा मतलब लाभार्थी बोलते हैं ना हमने, बेनिफिशियरी, तो वो पूरा हम बन रहे हैं। और जो प्रॉपर्टी है, प्रॉस्पेरिटी है, उसके पास है 85% ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, दौलत 50 से 15% का पास है। केसीआर के साथ आपने काम किया जी,
उनको आपने एज ऑफिसर सीएम बन देखा, के, हाँ ऑफिसर ऑफिसर बन के काम किया आपने। हाँ आप जी ऑफिसली आईपीएस थे और सेक्रेटरी थे, तो आपने उनके साथ काम किया एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, जी। उनको आपने करीब से देखा होगा। जी। अब आप उनके खिलाफ खड़े हैं, उनके सामने खड़े हैं, दोनों स्थितियों में फर्क क्या है? बहुत अच्छा सवाल अशोक जी। मैं केसीआर के साथ काम किया एक ऑफिसर बन के, मैं संविधान को फॉलो किया। जो संविधान में जो लिखा गया वो संविधान को मैं लागू करने के लिए आप प्रयास सरकार के साथ सरकार काम के कर साथ रहे थे, चाहे काम कोई किया। बैठा तो केसीआर के अंदर या केसीआर के नीचे काम नहीं किया मैंने। सरकार के जो पॉलिसीज है वो पॉलिसीज को मैं इम्प्लीमेंट किया एकदम 100%। अभी केसीआर के खिलाफ मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं 85% लोग या 90% लोग है उसका राइट्स और उसका फ्यूचर अभी डेंजरस स्टेज में है, क्योंकि केसीआर जी ने क्या किया, पूरे तेलंगाना के दौलत को लेके अपना खुद का संपत्ति बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया। वो तो फार्म हाउस बना लिया और खुद का बेनामी कंपनी से, आप देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलके 10,000 करोड़ का लिकर का स्कैंडल किया, वो शराबी का स्कैंडल किया। तो मैं ये सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो सब पूरा पैसे गरीब लोगों के ऊपर क्यों खर्च नहीं किया? ये हम वोट किया और हमारा परसेंटेज 90% है। 90% का जो डेवलपमेंट का बात होती है तो उसको ना बात करते हुए तुम सिर्फ सेक्रेटरीट को बाबा साहब का नाम लगा दिया और सेक्रेटरीट का बगल में एक 125 फीट का बाबा साहब का मूर्ति आ रही है। देखिए मैं आपको वो किया ये किया, देखिए मैं सेक्रेटरी को तुम्हारा वो दिखाओ में हमें नहीं चाहिए, हमको असली डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन सर लोगों को आप कैसे समझाएंगे? केसीआर कहेंगे कि हमने दलित बंधु योजना शुरू कर दी, देखो आपको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, हमने बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू बना दिया, लोगों को कैसे समझाएंगे? क्योंकि बीजेपी भी यही कर रही है, बाबा साहब के नाम पे तमाम ऑर्गेनाइजेशन संस्था बना रही है, केसीआर भी वही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल है कि हम लोगों को ये बोलने वाले कितने दिन तक हम लाभार्थी बन के रहेंगे? तो क्यों हम सत्ता में जाके हम अपना भविष्य हम खुद अपना हाथों से क्यों नहीं बना सकते? तो अब केसीआर बोल रहे हैं दलित बंधु में 10 लाख एक फैमिली को देंगे करके। कितने फैमिली से तेलंगाना में कम से ककम 18 लाख फैमिलीज है। 18 लाख फैमिली से 10 लाख कितने लोग दे सकते? तो अपने केसीआर ने क्या किया, अब पिछले साल में दलित बंधु में मान लीजिए गांव में 100 फैमिलीज है, 100 फैमिलीज में 2 फैमिलीज को दे रखा है, बाकी 98 फैमिलीज को 98 फैमिलीज को ढरा के रख दिया। अगर तुम बसपा के साथ जाओगे तुमको नया होगा, नहीं मिलेगा, तो डरा के रख दिया। तो मतलब ये स्ट्रेटेजी चली जा रही है कि अच्छा हमें मिलेगा है ना, तो इसलिए हम इसके साथ रहें। देखिए इंसान आशा जीवी है, तो हमेशा आशा से देखता है। हाँ तो वो बोलेगा अरे 2 लोगों को आ गया, अशोक जी का प्रवीण कुमार को भी आ गया, तो तीसरा को हमको भी आ गया, हमारा नंबर भी आ गया, तो अभी इसको सीएम बनाएंगे तभी आएगा। तो फर्जी का लिस्ट भी बना दे, तो अगला नंबर तुम्हारे, देखिए लिस्ट देखो। ये मगर खेल हो रहा है, खेल है जो बीजेपी जो क्या बोलते हैं उसके जादू, और केसीआर भी वही जादू। तो सर ये बात बताइए, निश्चित तौर पर जब इस तरह के काम होते हैं इसका सीधा सा संदेश ये है कि वो दलितों के बहुजनों की ताकत से डरी हुई है सरकारें। करेक्ट। लेकिन दलितों को अपनी ताकत का एहसास क्यों नहीं हो पा रहा कि वो हमें लुभाने के लिए मूर्तियां बना रही हैं? तो हम अपनी सरकार बनाएंगे तो हमें बेहतर मौके मिलेंगे। बहन जी ने करके दिखाया ना यूपी में। वही चीज़ अपने बीएसपी कार्यकर्ताओं के सामने यही चुनौती है। दिन रात अपने बहन जी का जो काम हुआ है, कांशीराम जी का जो प्रवचन है, कांशीराम जी का विचारधारा और बाबा साहब का विचारधारा, वो सब चीज़ों को हम हर गांव में, हर मोहल्ले में हर दिन लेकर जाना पड़ेगा। अपने पास गाड़ी भी है, जाने के लिए पेट्रोल नहीं मिलते हैं, जाने के लिए डीजल नहीं मिलते हैं, कभी कभी बोलने के लिए समय भी नहीं मिलते हैं, रात में घर आए तक 8 बजे होती है, तो थक जाते आदमी। फिर भी कहीं ना कहीं हम कुर्बानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तो तब भी हमारा समाज कुछ समझ में आएगा। ये नहीं कि हमारा समाज इसके खिलाफ है, हमारे समाज को सत्ता में आने के लिए आशा है, लेकिन वो आशा पैदा करने के लिए कोई ना कोई, आप जैसा आदमी, मेरे जैसा आदमी, सब कार्यकर्ता ये चीज़ों को लेके हर दिन, हर रात, हर गांव में घूमना चाहिए। तब जब तक हम लोगों के पास नहीं जाते, जब तक हम ये विचारधारा के बारे में नहीं बोलते, जब तक हमारा महापुरुषों का बलिदान के लिए, महापुरुषों का कुर्बान के लिए नहीं बोलते, जब तक हम नमूना जो बहन जी ने खड़ा कर दिया वो नमूना को नहीं बोलते, तो तब तक अपने लोग प्रभावित नहीं होते। तो आखिरी 2 सवाल बस। तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें जीतने जा रही है? वो नंबर तो नहीं बोल सकता हूँ, मगर आप परेशान हो जाएंगे। जरूर तेलंगाना में हम ज़्यादा सीट, डबल नंबर होगा।
डबल नंबर होगा, जरूर डबल नंबर होगा। तो अभी जो तेलंगाना के चुनाव होंगे, आर.एस. प्रवीण जिसकी भी सरकार आएगी उसके सामने बहुजन समाज की आवाज़ बन के खड़े रहेंगे विधानसभा में? जरूर जरूर अब जरूर। तक कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं आप और कितने दिन चले, कितने हजार किलोमीटर चले? 204 दिन, 26,000 किलोमीटर और 1500 विलेजेस, 1500 गांव में किया। मेरा टारगेट है 5000 गांव ट्रैक। एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, बच्चे आपको देख के पागल हो गए हैं, जिनको आपने 10 साल समय दिया, उनको बढ़ाया, उनको हौसला दिया, जिस तरीके से आपसे लिपट रहे थे, आपको छू लेने के लिए परेशान थे, मिस करते हैं? मिस करते हैं, ज़रूर मिस करता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं आज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हूँ। हमारा बच्चे देखिए, आपका खुद का आंखों से देखा, बच्चे एग्जाइटेड है। क्योंकि है इससे पहले, मेरे आने से पहले कोई गरीब बच्चे, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के बच्चे दिल्ली तक आए। और दिल्ली में ऐसे स्कूल्स में जो गरीब अमीर लोग पढ़ते हैं, एमएलएस और एमपीस और प्रोफेसर्स का बेटे पढ़ते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का बेटियां पढ़ते हैं, वो अपॉर्चुनिटी गरीब बच्चों को कभी उसका ख्वाब में भी नहीं आ सकता। और सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो तेलंगाना के लोगों को जानना चाहिए, जब आर.एस. प्रवीण सर सेक्रेटरी थे तो आपने एक हॉस्टल बनाया था यहाँ पे, जहाँ तेलंगाना के बच्चे आकर रहते। 300 लोगों के लिए हॉस्टल। जैसे ही आप पॉलिटिक्स में वो गए, वो हॉस्टल बंद कर दिया, क्योंकि गरीब, चाहे वो केसीआर हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि गरीब बच्चे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे भी इतना ऊपर आए और आके जो मनवादियों का जो अभी तक रहा वो पकड़, वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसका पकड़ को चैलेंज नहीं कर सके। फाइनली आखिरी सवाल, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में कैसे आएगी? क्या बदलाव की ज़रूरत है, क्या और बेहतर की ज़रूरत? ये तो हमारा नेशनल लीडरशिप बोलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा को यही आदेश मिला गया कि हमेशा क्षेत्र पे रहना, लोगों के साथ रहना, लोगों का मुद्दों पे, हर दिन का मुद्दों पे संघर्ष करना, संघर्ष हमेशा जारी रखना, संघर्ष के साथ निर्माण भी ऐसे करना, ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसे डेवलप करना, और ये दोनों के साथ प्रचार भी ऐसे करना चाहिए। आप जैसा लोगों का अभी ज़रूरत है मूवमेंट को, आप जैसे लोग सैकड़ों के नंबर में चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष का बात होती है, जो निर्माण का बात होती है, जो हमारे ऊपर जो जुर्म की बात होती है, वो सब चीज़ों को लोगों को बताने में भी, क्योंकि मीडिया हमको बताने नहीं है, क्योंकि मीडिया अपना हाथ में नहीं है, तो आप जैसा लोगों का सैकड़ों नंबर्स में, बहुत ज़्यादा हज़ारों नंबर, लाखों नंबर में आप जैसे लोग जो संघर्ष हो रही है, जो निर्माण हो रही है, उसके बारे में बताना चाहिए। तो मैं ये तीन मंत्र है, एक तो निर्माण है, दूसरा जो है संघर्ष है, तीसरा जो है प्रचार है। ये तीनों का बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और निश्चित तौर पे सर ऑल द बेस्ट कि जब अगली बार तेलंगाना में चुनाव होंगे तो आपके नेतृत्व में, नहीं बिल्कुल मैं आऊँगा, आपके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करेगी और सत्ता में जो आए, बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तेलंगाना में आर.एस. प्रवीण उनके सामने खड़े मिलेंगे। सिद्धार्थ के साथ मैं सुखदास, दलित दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक।